उस अपॉइंटमेंट के लिए आ रही हो। अनन्या ने जैसे ये बात सुनी तो उसने अभिनव को अपने से दूर कर लिया, लेकिन अभिनव का हाथ अभी भी अनन्या की कमर में था। अनन्या ने हरदेव पाल सिंह की तरफ देखते हुए पूछा, अपॉइंटमेंट? किस चीज की अपॉइंटमेंट? उसके बारे में नाश्ते पर बात करेंगे, लेकिन जरा जल्दी करना क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हरदेव पाल सिंह ने कहा और अनन्या के कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद भी अनन्या को अपने कानों के सुने पर विश्वास नहीं हो रहा था। हरदेव उससे अकेले में बात करना चाहता था। जब से अनन्या की जिंदगी में अभिनव वाला कांड हुआ था, उसके बाद से हरदेव ने कभी उसे किसी तरह की अपॉइंटमेंट के लिए नहीं बुलाया था। उसने तो अनन्या को अपना वारिस तक मानना बंद कर दिया था। लेकिन अभी हरदेव ने जो कहा उसे सुनकर ऐसा लग रहा था कि हरदेव फिर से अपने डिसीजन पर विचार कर रहा था। अनन्या के दिमाग में कई सारे सवाल थे। जिस लड़के की वजह से उसकी हालत अपने दादाजी की नजर में इतनी खराब हुई थी, उसी लड़के के होते हुए अनन्या की हालत सुधर कैसे सकती थी, और वो भी तब जब वो लड़का अनन्या से चिपका हुआ था। क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। अभिनव ने अनन्या को छेड़ते हुए कहा। अभिनव की आवाज सुनते ही अनन्या ने फिर से अपने गुस्से वाली आवाज में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तुमने मुझे किस किया? नीच इंसान! इतना कहते ही अनन्या ने झटके से अभिनव का हाथ अपनी कमर से हटाया और अभिनव से दूर हो गई। वो अभिनव को और डांटना चाहती थी, लेकिन अभी सबके लिए उसके पास टाइम नहीं था। वो तुरंत बाथरूम में गई और अपना मुंह धोने लगी। इधर अभिनव अभी भी अनन्या के कमरे में खड़ा होकर उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर के बाद जब अभिनव हॉल में पहुंचा तो उसने देखा कि हरदेव पाल सिंह अनन्या से कुछ जरूरी बात कर रहे थे। AK प्राइवेट लिमिटेड हमें एक डील दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि उस डील के दौरान हमारी कंपनी को तुम रिप्रेजेंट करो। अगर हमें ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना है तो इसके लिए तुम्हारा मीटिंग में होना जरूरी है। जब अभिनव के कानों में हरदेव पाल सिंह की ये बात पड़ी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अकरम को जो काम दिया था, अकरम उसे पूरा कर रहा था। अभिनव अनन्या को उसी के परिवार में उसकी खोई हुई पोजीशन फिर से दिलवाने वाला था। इस दौरान शर्मिला ने भी हरदेव की बात सुनी और अनन्या के पास आकर बोली, तब तो ये बहुत ही अच्छी बात है, तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। शर्मिला को भी अनन्या के लिए ये मौका किसी वरदान से कम नहीं लग रहा था। अनन्या ने कहा, तो हम आपकी गाड़ी में साथ चलेंगे या मैं अपनी गाड़ी लेकर चलूं? अनन्या की आवाज में उसकी खुशी साफ झलक रही थी। अभिनव दूर खड़ा होकर उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। अनन्या ऐसे मुस्कुराते हुए और भी खूबसूरत लग रही थी। इतने में हरदेव ने अनन्या की बात के जवाब में कहा, हम दोनों अलग अलग गाड़ी में जाने वाले हैं। एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो उसके बाद तुम्हें तुम्हारी कंपनी के ऑफिस में जाना पड़ेगा। इतना कहते ही हरदेव पाल सिंह वहां से बाहर निकल गए थे और अनन्या उनके पीछे पीछे चली जा रही थी। उन लोगों के निकल जाने के बाद अभिनव भी उनके पीछे जा रहा था। तभी सामने से सिंह परिवार की कुछ मेड्स चली आ रही थी। वो बिना अभिनव को नमस्ते किए सीधा अंदर की तरफ बढ़ने लगी। तभी एक मेड को न जाने क्या सूझा, वो दरवाजे के पास रुकी और बोली, देख रही हो, ये अनन्या मैडम ने इस जैसे आदमी को कितना महंगा सूट ला कर दिया है। कितनी गलत बात है ना? बस करो, तुम्हें हर बार इस तरह से अनन्या मैडम के हस्बैंड का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दूसरी मेड ने हंसते हुए जवाब दिया। इतने में पहली मेड ने कहा, वैसे अनन्या मैडम के हस्बैंड में और हमें कोई अंतर है? जितना हम लोग कमाते हैं क्या वो उससे ज्यादा कमाता होगा? मुझे तो लगता है कि उससे ज्यादा तो हम ही कमाते हैं। और इतना कहकर हंसते हुए वो सभी मेड्स अंदर चली गई। अभिनव दरवाजे से दूर खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन उसे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अभिनव कुछ देर के बाद अपने ऑफिस पहुंच चुका था। जैसे ही वो अंदर आया तो उसे सबसे पहले जेनी नजर आई। जेनी की नजर जैसे ही अभिनव से मिली तो उसने हिचकिचाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, गुड मॉर्निंग अभिनव जी। अभिनव भी उसकी ये बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, गुड मॉर्निंग। और फिर वो ऑफिस में दाखिल हो गया। जिस तरह से जेनी ने उससे बात की उसे सुनकर अभिनव समझ गया था कि ऑफिस में उसके बारे में फिर से कुछ गॉसिप शुरू होने वाली थी। वो इन चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसका फोन बज उठा। उसने देखा कि अलाइना का फोन था। उसने तुरंत फोन उठाया और कहा, हेलो नंदिता। नंदिता नहीं, अलाइना। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें ये पूछने के लिए फोन किया है कि क्या तुम 4 बजे तक अवेलेबल हो जाओगे? मैं तुम्हें पिक करने के लिए अपने किसी आदमी को भेज दूंगी और बाद में वो तुम्हें ड्रॉप भी कर देगा, ठीक है? उधर से अलाइना ने कहा। अभिनव ने उसकी बात सुन एक पल के लिए सोचा और आखिर में बोला, ठीक है, चलेगा। इसके बाद अभिनव अगले 3 घंटे तक अपने ऑफिस का काम बेमन से निपटाता रहा। कुछ देर के बाद लंच हो गया था। अभिनव उठा और सीधे कैंटीन की तरफ बढ़ने लगा। वहाँ अभिनव के अलावा और भी बहुत सारे लोग लंच करने के लिए आए थे। जैसे ही वहाँ बैठे लोगों की नजर अभिनव पर पड़ी तो उनके हाथ का निवाला हाथ में ही रह गया। वो सब बस अभिनव को देख रहे थे। अभिनव ने उनमें से एक को भी पलट कर नहीं देखा और अपना लंच लेने के लिए काउंटर पर चला गया। यही वो आदमी है जो आज भी काम पर लेट आया था। तुम्हें पता है ये ऑफिस में असिस्टेंट की नौकरी करता है। एक लड़की ने हंसते हुए कहा। वो लाइन में अभिनव के पीछे ही खड़ी थी। अभिनव उसकी बात सुन पलटा और उसे हंसते हुए पकड़ लिया। फिर भी वो लड़की रुकी नहीं और उसने आगे कहा, ये तो जेनी ने इस बारे में अकरम सर को कुछ नहीं बताया, वरना इस आदमी की जॉब चली जाती। अभिनव ने उसे फिर से कोई जवाब नहीं दिया। वो मन ही मन हंस रहा था। उसने बस अपना खाना लिया और टेबल पर जाकर बैठ गया। वो किसी से बात नहीं करना चाहता था, लेकिन एक आदमी जो उससे थोड़ी दूरी पर बैठा था उसने कहा, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा यार कि जेनी ने ऐसा कुछ नहीं किया। जब मैं 2 मिनट लेट हुआ था तो जेनी ने मुझे सीधा फायर करने की धमकी दी थी, लेकिन यह आदमी पूरे 2 घंटे लेट आया और जेनी ने इसे कुछ नहीं कहा। हो सकता है इसके मैनेजर को इस बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है, लेकिन ये बात मैनेजर से ज्यादा टाइम तक छुपी नहीं रहने वाली है।
आज नहीं तो कल वो इस लड़के के खिलाफ एक्शन जरूर लेगा। दूसरे लड़के ने कहा। तभी अभिनव से एक लड़की ने पूछा। तुम यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट का काम करते हो? अभिनव इस आवाज को सुनते ही पहचान गया था कि ये किसकी आवाज है। ये उसके कॉलेज की साथी कामिनी की आवाज थी। कामिनी भी यही नौकरी करती थी। कामिनी अभिनव के सामने आकर बैठी और बोली, अगर तुम इतनी छोटी सी नौकरी करते हो तो उस दिन तुमने रियूनियन पार्टी में इतना मोटा बिल कैसे चुकाया? अभिनव ने उसकी बात के जवाब में कहा, अगर तुम भी अपने अगले वर्ल्ड टूर के लिए जाने वाली थी तो फिर यहाँ नौकरी क्यों कर रही हो? अभिनव के मुंह से ये बात सुन कामिनी एक पल के लिए जम गई थी। उसका मुंह सूखने लगा था। जब उसे अभिनव को देने के लिए कोई जवाब नहीं सूझा तो उसने कहा, फिर भी मैं कम से कम तुमसे तो बेटर पोजीशन पर हूँ। तो इसका मतलब तुम उस दिन झूठ बोल रही थी? हाँ? तुम क्या मुझे ताना मारने का मौका ढूंढ रहे थे? एक बात बताओ, यहाँ बैठे सब लोग तुम्हारे बारे में बात करना तो पसंद करते हैं, लेकिन तुमसे कोई बात करना पसंद नहीं करता। कम से कम मैं तुम्हारे साथ बैठकर खाना तो खा रही हूँ, फिर भी तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो। अभिनव ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो कामिनी को इग्नोर कर चुपचाप अपना खाना खा रहा था। ये देख कामिनी झल्लाई और गुस्से में बोली, ये एटीट्यूड तुम्हें भारी पड़ेगा अभिनव, बहुत भारी पड़ेगा। इसके बाद कामिनी ने अपनी थाली उठाई और खाना खाने के लिए दूसरी जगह जाकर बैठ गई। अभिनव को कामिनी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो फिर से अपने ऑफिस आया और उसने बाकी का काम खत्म करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते घड़ी में 4 बज चुके थे। हालांकि अलायना का उसके बाद कोई फोन नहीं आया था, लेकिन अभिनव जानता था कि अलायना उसे लाने के लिए किसी न किसी को भेजने वाली थी। ऐसे में अभिनव अपने कैबिन से निकला और लॉबी में आ गया। लॉबी में उसके अलावा और 2-4 लोग थे। अभिनव उनसे नजर मिलाए बिना आगे बढ़ ही रहा था कि इतने में उसे पीछे से आवाज आई, तुम्हें इस अभिनव की हिस्ट्री पता है? एक नंबर का फटीचर है। मैंने इसे चाय की दुकान पर चाय के पतीले धोते हुए देखा है। और बार तो ये ब्रेकफास्ट में चाय बिस्किट, लंच में चाय बिस्किट और तो और डिनर में भी चाय बिस्किट ही खाता था। अभिनव इस आवाज को पहचान गया था। ये कामिनी की आवाज थी। कामिनी जिससे बात कर रही थी वो दोनों मिलकर अभिनव पर हंस रहे थे। कामिनी को लगा कि अभिनव उसके ऊपर चिढ़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभिनव ने बस एक पल के लिए कामिनी को पलट कर देखा और उसके बाद लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगा। जब कामिनी का प्लान फेल हुआ तो उसे और गुस्सा आया। उसने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अभिनव, और खुद भी उसके पीछे जाने लगी। तभी अभिनव की फोन पर मैसेज आया। ये मैसेज अलायना का था। उसने अभिनव को लेकर आने वाली गाड़ी की डिटेल्स भेजी थी, जो ऑफिस के गेट पर अभिनव का इंतजार कर रही थी। जैसे ही अभिनव लिफ्ट से निकलकर ऑफिस के दरवाजे से बाहर आया तो उसने देखा कि दरवाजे पर एक महंगी सी गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी के बाहर खड़ा था। अभिनव को आते देख उसने तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोला और अभिनव से कहा, अभिनव सर चलें। पीछे से आ रही कामिनी ने जब ये सब देखा तो उसके होश उड़ गए। एक ड्राइवर इतनी महंगी सी गाड़ी का दरवाजा खोलकर खड़ा था, वो भी अभिनव के लिए। ये बात कामिनी को हजम नहीं हो रही थी। उसे अभिनव पर शक होने लगा था। इधर अभिनव गाड़ी में बैठ गया। अचानक से उसकी नजर कामिनी के चेहरे पर पड़ी। उसका मुंह खुला का खुला था और वो बस अभिनव को देखती जा रही थी। इतने में ड्राइवर ने अभिनव से पूछा, सर मैं म्यूजिक ऑन कर सकता हूँ? अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, लेकिन हम लोग जा कहाँ रहे हैं? अलायनास पैराडाइज। ड्राइवर ने कहा। ये नाम सुनते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उधर कामिनी ने जब अभिनव को उस गाड़ी में जाता देखा तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर क्यों बुलाया था अलायना ने अभिनव को अपने पास? और क्या कामिनी को पता चल जाएगा अभिनव की छुपी हुई पहचान का राज? जान के घर का नाम सुनकर अभिनव हैरान हो गया था। उसे अलायना के घर पहुंचने से पहले ही यह एहसास होना शुरू हो गया था कि वो सच में किसी पैराडाइज में दाखिल होने वाला है। कुछ देर के बाद जब अभिनव की गाड़ी अलायना के घर के आसपास के हिस्से में दाखिल हुई तो अभिनव की नजर सड़क के दाएं बाएं बनी उन ऊंची इमारतों पर पड़ी। कुछ देर चलने के बाद अभिनव एक बड़ी सी बिल्डिंग को अपनी आंखों से देख रहा था। वो किसी का घर था, अनन्या सिंह का घर। उसके आगे झोपड़ी भी नहीं था। अभिनव ने देखा कि उस घर पर अलायनास पैराडाइज लिखा हुआ था। अभिनव समझ गया था कि अलायना कितनी अमीर थी। साथ ही उसके मन में रह रहकर यह भी ख्याल आ रहा था कि अगर अलायना इतनी अमीर है तो वो खुद कितना अमीर होगा। अभिनव से अब रहा नहीं जा रहा था और वो बेसब्री से इस सवाल का जवाब जान लेना चाहता था। क्या हम अंदर चल सकते हैं? तभी ड्राइवर ने अभिनव से बहुत प्यार से पूछा। अभिनव ने जितना सोचा नहीं था, ड्राइवर उसे उससे ज्यादा इज्जत दे रहा था। अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और ड्राइवर उसे अपने साथ अंदर की तरफ ले जाने लगा। अभिनव ने देखा कि वो एक बड़े और आलीशान से लिविंग रूम में दाखिल हो गया था। वहां का झूमर, कालीन, दीवार पर टंगी पेंटिंग्स और खंभों पर हुई कारीगरी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो स्वर्ग में आ गया हो। तभी उसके सामने बने एक छोटे से कमरे का दरवाजा खुला और उसमें से 3 लड़कियां बाहर निकल आई। वो तीनों अभिनव के सामने आकर खड़ी हो गई और उसे झुककर सलाम किया। ड्राइवर ने अभिनव को आगे ले जाने का जिम्मा उन लड़कियों के कंधों पर सौंपा और खुद वहां से बाहर निकल गया। उन तीनों लड़की वो लोग अपनी बाई तरफ बने एक दरवाजे की तरफ जा रहे थे। कुछ देर के बाद आगे चल रही लड़की ने उस दरवाजे को थोड़ा सा खोला और अभिनव को उसके अंदर जाने का इशारा कर दिया। अभिनव ने एक गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराते हुए उस दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही वो अंदर आया तो उसकी नजर अलायना से मिली। अलायना सोफा पर बैठी हुई थी और उसके हाथ में वाइन का ग्लास था। अलायना के चेहरे पर चमकदार मुस्कान थी और जैसे ही उसकी नजर अभिनव से मिली तो उसकी मुस्कान में और ज्यादा चमक आ गई थी। उसने अभिनव से पूछा, अभिनव तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? अलायना की आवाज में तंज छुपा हुआ था। इससे पहले कि अभिनव उसकी बात का कोई जवाब देता, अलायना अपनी जगह से उठी और उसने टेबल पर रखा दूसरा वाइन का ग्लास उठा लिया। वो धीरे धीरे अभिनव की तरफ बढ़ती जा रही थी
उसने अभिनव की तरफ दूसरा ग्लास बढ़ाते हुए पूछा। पूरी दुनिया में तुम्हें शादी करने के लिए अनन्या सिंह ही मिली थी? ये सवाल सुनकर अभिनव हैरान हो गया। उसने एक पल के लिए अलाइना की आंखों में देखा और बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम टाइगर हो और अनन्या सिंह का स्टेटस तुम्हारे स्टेटस से दूर दूर तक मैच नहीं करता है। कोई टाइगर किसी बकरी से शादी कैसे कर सकता है? इतना कहते ही अलाइना मुस्कुराई और फिर से अपनी जगह पर बैठने के लिए बढ़ने लगी। अभिनव उसे धीरे धीरे जाते हुए देख रहा था। अलाइना की चाल में एक लचक थी जिसकी वजह से अभिनव चाहकर भी उस पर से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। अलाइना सच में बहुत खूबसूरत थी। आखिर में अभिनव ने अलाइना की बात का जवाब देते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बात से कोई फर्क पड़ना चाहिए नंदिता कि मैंने किससे शादी की है। तुम इस मामले में अपनी राय मुझे ना ही दो तो अच्छा है। इतना कहते ही अभिनव ने अलाइना की आंखों में देखा और वाइन का ग्लास अपने होठों से लगा लिया। अलाइना तब तक अपनी जगह पर बैठ चुकी थी। उसने भी अभिनव की आंखों में देखा और बोली, सच में तुम मुझसे ये सब छुपाने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा? क्या? यही कि तुम दुनिया के सामने सिंह परिवार का नाकारा दामाद बनकर घूमना चाहते हो। अब अगर टाइगर किसी कछुए की खाल में दिखेगा तो जंगल में कौन उस पर शक करेगा, है ना? अलाइना के मुंह से ये बात सुनते ही अभिनव के होश उड़ गए थे। उसने एक पल के लिए अलाइना को देखा और बोला, तुम्हें ये सब कैसे पता? अभिनव की शक्ल देखकर अलाइना समझ गई थी कि उसका तीर सही जगह जाकर लगा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी उंगली के एक इशारे पर मुझे दुनिया की कोई भी जानकारी मिल जाती है अभिनव। पर क्या हुआ, तुमने ऐसा चेहरा क्यों बनाया है? शौक लगा क्या? इतना कहते ही अलाइना की मुस्कान हंसी में बदल गई। अभिनव भी उसे देख मुस्कुराया और बोला, इम्प्रेसिव। इसके बाद वो खुद अलाइना की तरफ बढ़ने लगा। वो अलाइना के पास जाकर बैठा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इस वाइन से भी ज्यादा स्ट्रांग होगी। अलाइना ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और बोली, पता है, जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ ने मुझे इस माफिया ग्रुप के बारे में बताया था। उन्होंने मुझे बताया था कि तुम्हारे पिता को किसी ने मार दिया है और तुम भी गायब हो गए हो। उन्हें मेरे लिए काफी डर लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि कहीं कोई मेरे साथ भी ऐसा कुछ। अलाइना इससे आगे कुछ कह नहीं पाई। उसकी बात सुनकर अभिनव को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल में छुरा घोंप दिया हो। वो अलाइना की आंखों में देख रहा था। वो देख पा रहा था कि अलाइना को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि अभिनव के पिता को किसने मारा था। इतने में अलाइना ने पूछा, एक बात मुझे सच सच बताओ अभिनव, तुम अनन्या सिंह के साथ क्यों हो? क्या तुम उससे प्यार करते हो? अभिनव ने इस सवाल के जवाब में पहले अपना ग्लास ध्यान से टेबल पर रखा और फिर कहा, मुझे नहीं लगता कि आज के बाद हमें इस तरह से मिलना चाहिए। ये हम दोनों को जोखिम में डाल सकता है। रहा सवाल अनन्या के साथ रहने का, तो इसका जवाब तुम खुद दे चुकी हो। मुझे अनन्या से प्यार है या नहीं, इस बात का मैं यही जवाब देना चाहूंगा कि मेरी जिंदगी से प्यार शब्द कब का गायब हो चुका है। अब मेरा ध्यान सिर्फ अपने मकसद पर है। मेरे पिता को जिसने मारा है, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। अपने पिता के खड़े केस एम्पायर को मैं और बड़ा और मजबूत बनाना चाहता हूँ। इस सब के बीच मेरे पास किसी से प्यार करने की फुर्सत ही नहीं है। मैं बस मॉन्टी के लौटने का इंतजार कर रहा हूँ। जब तक वो वापस नहीं आ जाता, तब तक मेरे लिए सिंह परिवार का नाकारा दामाद बने रहने में ही भलाई है। लोगों की नजर में कछुआ दिखने में ही इस टाइगर की भलाई है। मैं इस वक्त किसी को नहीं बता सकता कि मैं कौन हूँ। अभिनव की बात सुनकर अलाइना की नजरें अभिनव की नजरों में गड़ी की गड़ी रह गई। कुछ देर तक दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। आखिर में अलाइना ने एक गहरी सांस ली और बोली, प्यार किसी की जिंदगी से गायब नहीं हो सकता अभिनव। आप प्यार से भाग सकते हो, लेकिन वो आपको हमेशा पकड़ ही लेता है। मैं फिर से वही सवाल पूछूंगी, क्या तुम अनन्या सिंह से प्यार करते हो? अभिनव ने भी इस सवाल के जवाब में एक गहरी सांस ली। उसने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा। भले ही वो जानता था कि सवाल का वो क्या जवाब देना चाहता था, फिर भी वो जवाब देने में झिझक रहा था। चाहे जो भी हालात हो, लेकिन उसने अनन्या से शादी की थी और अनन्या का ध्यान रखना उसकी जिम्मेदारी थी। फिर भी अभिनव ने कहा, नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करता। और हाँ, अगली बार अगर तुम्हें मुझसे मिलना हो तो मुझे किसी होटल या क्लब में बुलाना। मैं यहाँ नहीं आ पाऊंगा। यह सुनते ही अलाइना अभिनव की आंखों में देखने लगी। अभिनव को अलाइना की आंखों में हल्की सी उदासी नजर आ रही थी। उसने इसे दूर करने के लिए कहा, मैंने सुना है कि हमारे ग्रुप में कोई जासूस घुस गया। ये बात सुनते ही अलाइना झटके से अपने विचारों से बाहर निकली और हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, हाँ, लेकिन वो मेरे रास्ते में नहीं है। मेरे पास जासूसों और गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं है। उनकी खबर मिलते ही मैं उन्हें मार देती हूँ। अभिनव उसकी बात सुनते हुए मुस्कुराया और बोला, सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैंने सुना है कि मॉन्टी इस महीने आने वाला है, तो क्या तुम उसके आने तक इंतजार करोगे? अभिनव ने अलाइना के सवाल के जवाब में हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं इंतजार करूंगा और इसलिए मुझे सिंह परिवार का दामाद बने रहने की बहुत जरूरत है। इतना कहते ही अभिनव ने फिर से ग्लास उठाया और अलाइना ने उसके ग्लास में वाइन भर दी। अभिनव ने आगे कहा, ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपने लोगों के लिए कर रहा हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन्हें प्रोटेक्ट करूँ। अगर मॉन्टी आज भी आ जाता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तब तक अपनी पहचान लोगों के सामने नहीं लाऊंगा जब तक कि वो जासूस हमारे सामने नहीं आ जाता। जिस तरह से मेरे पापा की मौत हुई थी, मैं उस तरह से मरना नहीं चाहता। यह सुनते ही अलाइना अभिनव को देखने लगी। उसकी आंखें हल्की सी भर आई थी। वो अभिनव के कंधे पर हाथ रखना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो अपना हाथ रख पाती, अभिनव ने एक सांस में सारी वाइन खत्म की और सोफा से उठकर कमरे से बाहर चला गया। अलाइना बस उसे जाते हुए देख रही थी। अभिनव जब अनन्या के घर पहुंचा तो उसे आने में काफी देर हो गई थी। रात हो चुकी थी और अलाइना के घर कुछ भी ना खाने की वजह से उसे काफी भूख लग रही थी। उसने घर में आते ही मेड को आवाज दी, लेकिन एक भी मेड उसकी बात का जवाब नहीं दे रही थी। अब क्या करूं? एक काम करता हूं, खुद के लिए कुछ बना लेता हूं। अभिनव ने अपने आप से कहा और खुद ही रसोई में चला गया। वो अपने लिए पराठे बनाने वाला था। उसने रसोई में आकर अलमारी खोलकर आटा ढूंढना शुरू कर दिया था। उसे आटे का डिब्बा मिला तो उसने डिब्बे को प्लेटफॉर्म पर रखा और आटा गूंथने के लिए थाली ढूंढने लगा। वो इस बात से अनजान था कि जब वो ये सब कर रहा था तब वहाँ काफी शोर हो रहा था।
अचानक से उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। जैसे ही अभिनव ने पलटकर देखा तो पाया कि शर्मिला उसके सामने खड़ी थी। तुम मेरी रसोई में क्या करने की कोशिश कर रहे हो? शर्मिला ने तीखी और कड़क आवाज में पूछा। अभिनव ने उसे देखा और एक गहरी सांस लेते हुए बोला, भूख लगी है, पराठे बना रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें भूख लगी है ना, तो भूख लगी रहने दो। तुम्हें कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ नहीं बनाने दूंगी। ये मेरी रसोई है। अब मेहरबानी करके यहाँ से बाहर निकलो। लेकिन मुझे सच में भूख लगी है। अगर तुम खुद यहाँ से बाहर नहीं निकले तो मुझे मजबूरन गार्ड्स को बुलाना पड़ेगा। वो तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालेंगे। शर्मिला ने हल्की सी ऊंची आवाज में कहा। अभिनव ने पहले आटे के खुले डिब्बे को देखा और फिर से गहरी सांस लेकर रसोई से बाहर निकलने लगा। इससे पहले कि वो बाहर निकल पाता, पीछे से शर्मिला ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, मैंने तुम्हें जो कहा था उसे भूलने की गलती कभी मत करना। तुम मेरे दामाद नहीं हो, मतलब नहीं हो। मेरा दामाद सिर्फ चिराग है, चिराग। और वो बहुत जल्दी तुम्हें यहाँ से भगाकर तुम्हारी जगह पर आकर बैठ जाएगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस घर का या इस परिवार का हिस्सा हो, तो इस गलतफहमी को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने दिमाग से निकाल देना। अभिनव को शर्मिला के मुंह से ऐसी कड़वी बातें सुनने की आदत हो गई थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। वो बस अनन्या के कमरे के दरवाजे के बाहर आकर खड़ा हो गया था। अंदर से अनन्या के जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही थी। उन आवाजों को सुनकर अभिनव हैरान हो गया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अभिनव पूरी रात भूखा सोएगा? क्या अनन्या उसे अपने कमरे में सोने देगी? जानने के लिए